यहाँ पर आज हम सम्मानित करने वाले हैं। मैं कार्यक्रम को विधिवत से शुरू करने से पूर्व एक बार पुनः आप सबका ओबीसी अधिकार मंच की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर। ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान के संरक्षक हैं। मैं नाथूलाल जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और आज के इस समारोह की अध्यक्षता करें। हमारे बीच में माननीय महिपाल जी पाटीदार मादलदा, जो हमारे ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान शाखा बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूं कि वे आए मंच पर और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में अभी विभिन्न प्रकार के इस देश की सेवा में अपना सहयोग करने वाले स्वर्गीय दुलजीभाई भावसार, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन स्वर्गीय दुलजीभाई भावसार और विजयाबेन का योगदान हम नहीं भूल सकते। उनके परिवार से उपस्थित कृष्णाबेन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। मातृशक्ति के रूप में आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में कृष्णाबेन है और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं यहाँ पर उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से, उनके परिवार से उपस्थित महानुभाव, पार्षदगण और विभिन्न समाज के प्रतिनिधियां जो उपस्थित हैं, उनका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा यह ओबीसी अधिकार मंच ओबीसी अधिकार मंच शाखा राजस्थान बांसवाड़ा में आप सभी पधारे हुए बांसवाड़ा के गणमान्य प्रतिनिधि, स्वतंत्रता सेनानी मैडम, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं आप लोग कुछ, आप सभी को मेरे रिलैक्सिंग के परिसर में बहुत दिल से, आत्मा से, हृदय से ओबीसी प्रतिनिधि हैं। आप जिस कोटे से प्रतिनिधि बने हैं, पार्षद बने हैं, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात तो है ही, लेकिन उस वर्ग विशेष के लिए भी बहुत बड़े गर्व की बात है जिसके लिए हमने ये आयोजन मुख्य रूप से रखा है। तो आप लोगों को ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि हम जिस वर्ग विशेष से हैं या जिसके माध्यम से हमें प्रतिनिधित्व मिला है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम चाहे किसी भी पार्टी विशेष में अपना मत रखते हो, लेकिन उनके अधिकारों के लिए हम समय समय पे किस तरह से इनको सहयोग करें अपने लोगों का। आभार। मां शारदे को प्रणाम करता हूं और आज इस ओबीसी अधिकार मंच में सम्मान समारोह में उपस्थित सभी विद्वान गणों का स्वागत करता हूं। मैं लोकेंद्र गुजर ओबीसी अधिकार मंच का सदस्य हूं। मैं सिर्फ आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ आपको संक्षिप्त में ये बताने की कोशिश करूँगा कि ओबीसी हम राजस्थान और भारत तक नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ओबीसी को टीएसपी में ही समेटने की कोशिश करूँगा कि ओबीसी क्या है और इस टीएसपी में इसका क्या योगदान है, क्योंकि हम टीएसपी में यहाँ रहते हैं। टीएसपी का मतलब होता है ट्राइबल एरिया, यानी जो पिछड़ा हुआ है। अन्य एरियो से सबको बताइए, आप सभी को पता होगा कि टीएसपी क्यों घोषित किया इसको, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही निम्न आजीविका से, एकदम इनका रहन सहन थोड़ा सा कमजोर है। किससे? नॉन टीएसपी से। तो इसको अच्छी सुविधा मिले टीएसपी वालों को। तो इसका मतलब टीएसपी में जो भी रहता है, चाहे वो ओबीसी क्यों नहीं हो, उनको भी तो अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा ओबीसी बहुत ही पिछड़ गया है, हद से ज्यादा। मैं तो एमडीसी में आता हूँ, गुर्जर समुदाय से आता हूँ। जहाँ ओबीसी की बात नहीं सुनी जा रही है, वहां गुर्जर की बात कौन सुनेगा? सुन ही नहीं सकता। राजस्थान नॉन टीएसपी में तो 5% गुर्जरों का आरक्षण है, यहाँ तो ओबीसी कोई नहीं है, तो गुर्जरों को कहां से होगा? तो हम पहले ओबीसी की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरे को बहुत ही दुख होता है कि हमको जो आरक्षण दिया गया है वो बिना। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान के संरक्षक महोदय नाथूलाल जी पाटीदार, कृष्णाबेन, नरेश जी पटेल और सभी सम्मानित पार्षद महोदय, अमित जी जिन्होंने
हमें जो है ये हॉल दिया, उन सबका, सभी उपस्थित स्वजन, प्रियजन और आत्मीयजन, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो विराजे हुए हैं, कहीं ना कहीं ओबीसी के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति आपकी सहानुभूति है, चाहे वो आंशिक हो। वैसे ओबीसी आपको मालूम ही है, 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। उसके पश्चात 16 जून 2013 को टीएसपी और नॉन टीएसपी उन दोनों के बीच में भर्तियों को अलग किया गया, सेपरेट। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारे यहाँ टीएसपी एरिया के अंदर जो है वो एसटी को 45% एससी को 5% और कोटा पूरा, ओबीसी 0% हो गया, जबकि नॉन टीएसपी के अंदर जो है 21% आरक्षण मिल रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि टीएसपी एरिया घोषित होने के बाद में जितना अन्याय है, टीएसपी ओबीसी वर्ग भले सामाजिक रूप से कमजोर हो सकता है, लेकिन अपनी प्रतिभाओं का लोहा उसने हर जगह मनाया है। और मैं इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय तुलसीभाई भावसार और विजयाबेन, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन, मानव सेवा, आदिवासी जागृति, प्रजामंडल, स्वच्छ राजनीति, भ्रष्टाचार उन्मूलन, मद्य निषेध, खादी और ग्राम उद्योग आदि क्षेत्रों में कार्य करते हुए महात्मा गांधी के आश्रम में रह करके उनके आग्रह पर हमारा जो भावसार समाज का मूल रंगाई छपाई का कार्यक्रम था, उस कारखाने को खोल करके, और उन्होंने जब स्वदेशी विदेशी का जब बात चली तो उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, आप स्वदेशी को जगाइए। तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं सिर्फ स्वदेशी के रूप में ही रंगाई छपाई का ही काम करूंगा। और 1952 में वो पहले विधायक भी बने। तो मैं हमारे बीच में उपस्थित भारती बहन से निवेदन करूंगा कि वे आए, वो और कृष्णा जोरदार तालियों से। आज भी तुलसी भाई के परिवार में जो 5 बहनें हैं, उन्होंने प्रण लिया है कि हम मृत्यु तक भी कफन भी खादी का ही पहनेंगे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जब प्रजामंडल था और प्रजामंडल के वक्त में जब आंदोलन चला तो उस समय स्वर्गीय चंदन देवी, विजयाबेन के नेतृत्व में ताराबेन पाटीदार, पत्नी मगनलाल जी और अन्य हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी थी, वो 3 दिन जेल में रही। मैं चंदन देवी जी के परिवार से सत्यनारायण जी सोनी को बुलाना चाहूँगा, साथ ही साधना बहन को भी आमंत्रित करना चाहूँगा, वे भी आए। साधना बहन अभी वर्तमान में स्वर्णकार समाज के मातृशक्ति के रूप में, अध्यक्षता के रूप में भी अपना काम देख रही है। मैं कृष्णा बहन से निवेदन करूँगा कि सत्यनारायण जी का अपर्णा वाला का स्वागत करें। मैडम ओबीसी समाज के लिए गर्व की बात है कि चंदन देवी और पूनम चंद जी दोनों भाई बहन थे और दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। मैं वीरेंद्र जी सोनी से भी निवेदन करूंगा कि वे आएँ और पूनम चंद जी सोनी के परिवार की ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाए प्रतिभा सम्मान के रूप में। मैं नाथुला जी से निवेदन करूंगा कि अपर्णा ओढ़ा करके उनका सम्मान करें।
ओबीसी वर्ग से भारतीय सैनिक एक्स आर्मी मैन के रूप में लांस नायक के पद से सेवानिवृत्त हुए भाई हेमंत जी फौजी राजपुर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, वे आए, उनका अपर्णा उड़ा करके हार्दिक स्वागत और सम्मान करें। आपने 2002 में सेना में भर्ती होकर के 19 वर्ष की पूर्ण सेवा करके अभी 2001 में आप यहाँ पर आए। आपने एलओसी पर भी और अपनी सेवाएं दी हैं। जहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर होता है, हमारे गौरव की बात है। कहना चाहूँगा मीत भावसार को, ये भी प्रतापपुर से हैं और कन्यालाल जी और गीता देवी के पुत्र, जो कि यहाँ से कुवैत व्यापार के लिए गए और उनके मामा जी आए हमारे बीच में, क्योंकि मीत अभी कोटा में क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी वो कुवैत से यहाँ आ गए राजस्थान में, और वो जयपुर में अपनी पढ़ाई करते हुए अभी वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। परसों दिल्ली में उन्होंने मैच खेला और मीत 2012 में कुवैत में यूए अंडर 19 एशिया कप 2021-22 में कुवैत टीम बतौर कप्तानी के रूप में उन्होंने अपना खेल खेला। वो आज ही उनको वहाँ जहाँ ड्यूटी पे जाना था, आज ही गए। उनकी माता जी हमारे बीच में उपस्थित है, प्रेरणा जी कंसारा, वे आए। मैं कृष्णा बहन से निवेदन करूंगा कि प्रेरणा जी को अपर्णा उड़ा करके सम्मानित करें। ताली जरूर बजाएं। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे ओबीसी वर्ग के मणिलाल जी सुधार नहीं, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती दीप्ति जी कलाल को। आपने अभी वर्तमान में भूजल वैज्ञानिक के पद पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में सेवारत हैं और इससे पूर्व आपने तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट अभापुरा के रूप में भी कार्य किया है और वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा भर्ती में पूरे राजस्थान में चौथा स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। प्रथम इस परिसर में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान के इस कार्यक्रम में आपने महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस रिलैक्सिंग प्रांगण में हमें रिलैक्सिंग प्रांगण को मुफ्त में या फिर सहयोग के रूप में ओबीसी समाज को उपस्थित सहयोग देने के लिए अमित जी पाटीदार का हम शुक्रगुजार धन्यवाद प्रेषित करते हैं। ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान की स्थापना क्यों हुई उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस चीज को महसूस होना पड़ा कि मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में मैंने जब एग्जाम दिया तो मुझसे कम नंबर लाकर जनरल सेलेक्ट हो गया और मुझे ये कहा गया कि आप ओबीसी कैटेगरी की एक सीट थी, आपको ओपन सीट पर हम नहीं लेंगे। जबकि ओपन सीट सबके लिए ओपन होती है, जबकि उसे जनरल मानकर जनरल कैटेगरी से भरा गया और वो केस हाई कोर्ट में चला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय की वजह से अटका पड़ा। अभी भी 2017 के आसपास की ये बात है। तो राजस्थान में मैं आपको बताना चाहूंगा देश में ओबीसी में जातियां कौन कौन सी हैं और क्यों है। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज हमें यह समझना होगा क्यों है। ऐसी जातियां जो एसटी एससी में नहीं है, जब आरक्षण या फिर जब संविधान निर्माण हो रहा था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 340 बनाया। तो संविधान सभा में यह पूछा गया कि ये 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन सी जातियां डालोगे। एसटी एससी तो डाल दिया आपने, अब अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन सी जातियां डालोगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में वो पिछड़ी जातियां आएगी जो अगड़ी नहीं है, जो कर्मशील है। आप देखिएगा हमारे जितनी भी ओबीसी की जातियां आती है, मैं आपको बताऊं, जैसे पंचाल आते हैं, पंचाल लोहारी का काम करते हैं, लोहार आते हैं लोहारी का काम करते हैं, सोनार आते हैं सोनारी का काम करते हैं, पाटीदार खेती बाड़ी करते हैं, तेली है जो तेल निकालने का काम करते हैं, दर्जी है कपड़े सीने का काम करते हैं। ओबीसी वर्ग में जितनी भी जातियां आती है वो कर्मशील है, कर्म प्रधान है। हम लोग मेहनत करके खाते हैं और देश के योगदान में अगर सबसे बड़ा योगदान है ना देश की तरक्की में, वो ओबीसी वर्ग का है। ये हमें समझना होगा और हमें हमारे काम पर गर्व करना पड़ेगा। अब राजस्थान और देश के अंदर
ओबीसी की जनसंख्या 60% से ऊपर है, राजस्थान में भी हो, टीएसपी में 20 से 25% जनसंख्या है। तो देश के अंदर क्या हुआ था, समस्या कहां से शुरू होती? अंबेडकर साहब ने तो ओबीसी के लिए प्रावधान कर दिए, लेकिन उसके बाद में काका काललकर आयोग बना जिसकी रिपोर्ट को नहीं माना गया, और उसके बाद मंडल आयोग कमीशन बना जिसकी रिपोर्ट में 40 सिफारिशें थी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मंडल आयोग की सिफारिशें पढ़ें। वो एक आयोग था जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल साहब, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो जब 1992 में यह आयोग 15 अगस्त 1990 में जब ये लागू हुआ, तो उन्होंने इसको केवल एक सिफारिश लागू हुई, 40 में से एक सिफारिश लागू हुई, वो भी केंद्रीय नौकरियों में 27% आरक्षण। और उसके बाद 2006 में कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, उस समय केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में 27% की व्यवस्था लागू हुई। केवल और केवल 2 सिफारिश मंडल आयोग की आज लागू हुई आज तक, वो भी आधे अधूरे मन से। केंद्र की नौकरियों में अगर हम देखेंगे 27% ओबीसी नहीं मिलेगा, केंद्र की शिक्षण संस्थाओं में भी ओबीसी 27% नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे को अलग अलग तरीकों से रोका जा रहा है। अब राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में 21% आरक्षण की व्यवस्था है, जबकि केंद्र में 27% आरक्षण की व्यवस्था है। आप लोग जो यहाँ उपस्थित हो, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी है, इस चीज को समझिए। मैं एबीवीपी में भी रहा हूं, यूथ कांग्रेस में भी रहा हूं, तो मैंने दोनों पार्टियों को देखा बहुत करीब से, और मैं आज भी दोनों के संपर्क में हूं। लेकिन जब ओबीसी जनगणना की बात आती है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बदल जाती है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, और मैं इसमें कांग्रेस और भाजपा को दोषी भी नहीं ठहराता हूं। कांग्रेस और भाजपा में कुछ ऐसे लोग हैं जो ओबीसी की गिनती नहीं होने देना चाहते। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ओबीसी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी है। तो ओबीसी की जनगणना होने से रोक कौन रहा? कोई नहीं रोक रहा। लेकिन दोनों संगठनों में कुछ ऐसे लोग हावी हैं जो ओबीसी को जनगणना नहीं होने देना चाहते। देश के अंदर गधों की गिनती होती है, घोड़ों की गिनती होती है, ऊंटों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, पेड़ों की गिनती तक भी होती है, मुर्गों की गिनती या बकरियों की गिनती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होती है। तो सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, ओबीसी जनगणना के लिए इसलिए नहीं बोलते हैं वो लोग क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन ओबीसी की जनगणना हो गई वो उतना अधिकार मांगेगा। आज देश में एसटी को आरक्षण है उसकी जनसंख्या के अनुपात में, एससी को आरक्षण उसकी जनसंख्या के अनुपात में, केवल और केवल ओबीसी को ही जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं है। इसलिए देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज की तारीख में जो है वो है ओबीसी की जातिगत जनगणना होना। इसको मैं 2 मिनट में खत्म करना चाहूंगा। 2011 में यूपीए की सरकार थी, आप कांग्रेस से भी है बीजेपी से, लेकिन थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको। इसमें दोनों कहां गेम करते हैं ये देखिएगा। यूपीए की सरकार थी और आंदोलन हुए थे 2010 में। संसद के अंदर गोपीनाथ मुंडे जी थे जो भाजपा से सांसद थे, उन्होंने इसको लेकर मांग उठाई, ओबीसी से थे कि ओबीसी की जनगणना की जाए, और पूरे सदन में जितने भी ओबीसी के सांसद थे उन सब ने समर्थन किया और उसका प्रस्ताव पास हुआ। 2011 में जनगणना शुरू होती है ओबीसी की, लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ उस समय उस जनगणना को जनगणना विभाग से नहीं कराकर सामाजिक आर्थिक व जातिगत जनगणना के नाम से कराया, जिसको सामाजिक न्याय विभाग ने कराया। उसके आंकड़े मान्य नहीं होते हैं। तो 2013 में वो जनगणना पूरी हो जाती है, 5000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं उसमें। 2013 में जनगणना पूरी होती है, लेकिन उसमें यह कहा गया कि कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण इसके आंकड़े सार्वजनिक हम नहीं कर सकते। 2015 में अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि यूपीए के समय जो जातिगत जनगणना हुई है उसके आंकड़े हम सार्वजनिक करेंगे। 15 निकला, 16 निकला, 17 निकला। 18 में गृह मंत्री कौन थे? 2018 में गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह जी। ये जो जनगणना का विषय वो गृह मंत्रालय को था। राजनाथ सिंह जी 2021 जनगणना को लेकर बैठकें कर रहे थे और 2019 में चुनाव थे। तो राजनाथ सिंह जी ने वादा किया 30 अगस्त 2018 को यह वादा किया कि आगामी जनगणना में ओबीसी की जनगणना कर ली जाएगी। ओबीसी खुश हो गया, 2019 में वोट दे दिए, मोदी जी की सीटें 303 हो गई। लेकिन चक्कर यह पड़ा, राजनाथ सिंह जी को गृह मंत्री से हटा के विदेश मंत्री बना दिया और गृह मंत्री बन गए अमित शाह। अब अमित शाह जी ने यह संसद में बयान दिया, हमारा मूड नहीं है ओबीसी की जनगणना करने का। मतलब ऐसा नहीं कहा, पर कहने का तात्पर्य था कि हम ओबीसी की जाति की जनगणना नहीं करेंगे। दिक्कत क्या है? ओबीसी का सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो, ओबीसी की जातियां आपने बना रखी है,
सरकार उसको मान्यता देती है, और इस मुद्दे पे कांग्रेस भी चुप है। कांग्रेस और भाजपा दोनों चुप है, लेकिन मैं कहूंगा कांग्रेस और भाजपा दोनों चुप नहीं है। कांग्रेस और भाजपा के जो ओबीसी के लोग हैं, लीडरशिप है, वो चाहती है। कैप्टन अजय यादव जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, उनसे मेरी बात रेगुलर होती रहती है। वो उन्होंने भी कहा कि नरेश जी हम इसके फेवर में हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ओबीसी मोर्चा के, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम भी फेवर में हैं। अब दोनों फेवर में तो विरोध में कौन? देश की प्रमुख दोनों पार्टियों के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष पक्ष में है, तो विरोध में कौन है? राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी लिख के दे दिया है कि देश की नीतियों को चलाने के लिए और देश के प्रॉपर प्लानिंग के लिए ओबीसी के आंकड़ों की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। तो दोनों पार्टियों में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ओबीसी को अपना अधिकार नहीं देना चाहते। अब आप लोगों का बुलाने का क्या मकसद है? हमने केवल लिमिटेड लोगों को बुलाया, सिर्फ पार्षदों को बुलाया और अपनी 5-6 जो विभूतियां थी, प्रतिभाएं थी, उनको बुलाया। अब हम लोग आपसे क्या चाहते हैं? जैसे बीजेपी में आप लोग राजनीति में हैं, कांग्रेस के लोग आप लोग राजनीति में हैं, हम ये चाहते हैं जिला नगर निकाय और कांग्रेस और भाजपा के परिप्रेक्ष्य से ही बात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपका फायदा हो। आप हमसे कब जुड़ोगे? जब आपको लगेगा फायदा है। हम चाहते हैं कि आपका फायदा हो, और आपका फायदा होगा तो हमारा फायदा होगा। अब मैं बताता हूं आपका फायदा कैसे हो सकता है। कांग्रेस की बात करूं कि भाजपा की करूं? पहले किसी की भी करें, भाजपा की बात करते हैं, ठीक है। भाजपा ने राज्यसभा में, देखो अपन विधायक नहीं बन सकते, यहाँ सरपंच नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते। भाजपा ने राज्यसभा में एक बार जनजाति एसटी वर्ग से भेजा था कनकमल जी कटारा को राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अपन नहीं लड़ सकते। भाजपा ने फिर नेक्स्ट टाइम किसको भेजा? जनरल से भेजा, हर्षवर्धन सिंह जी को, डूंगरपुर से। तो क्या अब भाजपा की जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी इस क्षेत्र के ओबीसी को देश लेवल में किसी न किसी पद पर नियुक्ति दे? बनती है नहीं बनती? अगर भाजपा अगर आज कोई नियुक्ति देती है, मेरे को देगी कि आप में से किसी को देगी? आप में से किसी को देगी। हमारी ये मांग है कि भाजपा में ओबीसी को महत्वपूर्ण भूमिका मिले। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस से तो मेरी ज्यादा शिकायत है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर ग्रामीण, इन चारों जिलों के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जनरल हैं 12 साल से। कितने साल से नटू भैया? 10-12 साल से मैं भी देख रहा हूँ। 12 साल से चेंज ही नहीं होते, वो कांग्रेस लंबी चली आती है। तो 12 साल से अध्यक्ष चेंज नहीं किया इन्होंने, और चारों जनरल है। एसटी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक सांसद ये हैं। तो हमारी आवाज उठाएगा कौन? हमारी आवाज नहीं उठाई जाती। अब पीसीसी सदस्य बने अभी बांसवाड़ा में 9 प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी समिति सदस्य बने, 9 में से एसटी बने 4, और ओबीसी कितने बने? कांग्रेस के साथी पता है? एक भी नहीं बना। 5 जनरल बने। तो हमने मांग करी, मैंने कहा कांग्रेस में नटवर तेली है, कांतिलाल पंचाल है, अर्जुन भाई सोलंकी है, अर्जुन भाई पाटीदार हैं, सेवालाल जी हैं, मणिलाल जी कलाल हैं, राजेश भाई आसन वाला हैं, बहुत सारों की लिस्ट दी। सब के नाम पे क्रॉस कर दिया। मांगीलाल जी नायक हैं, बहुत लबाना समाज से भी हैं, कलाल समाज से, पाटीदार समाज से, बहुत सारे, उनको काट दिया गया। और उप जिला प्रमुख के लिए हमने कहा था कि ललित जी पाटीदार हैं जो जिला परिषद सदस्य बने, मैंने कहा उनको बनाओ भाई, अध्यक्ष एसटी का और उप जिला प्रमुख होगा, ओबीसी से बना दिया जाए, वहां पर भी काट दिया गया। तो कांग्रेस ने भी यहाँ पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया और बीजेपी ने भी धोखा किया। अब मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप कांग्रेस में रहें, आपकी भी मजबूरियां मैं समझता हूँ, बीजेपी में भी रहें, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 पेपर हमने चलाए थे, आपने देखे थे 2 पेपर। उस 2 पेपर में क्या था मैं बता देता हूँ। एक पेपर में तो था, तो जयपुर में एक विप्र का सम्मेलन होता है, उस विप्र के सम्मेलन में कौन कौन आया मैं आपको नाम बताऊंगा, आपको उनकी पार्टी बतानी है। घनश्याम जी तिवारी बीजेपी से, ये प्रदेश अध्यक्ष रहे थे जो वसुंधरा जी के साथ है अभी, क्या नाम है? नहीं सतीश जी नहीं, आनंद शर्मा नहीं, आनंद जी नहीं, नहीं रतन जी, क्या नाम था उनका? पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। इनका क्या नाम है, क्या नाम है? सीपी जोशी किस पार्टी से? हाँ, अरुण चतुर्वेदी जी, अरुण चतुर्वेदी जी थे, वो भी मंच पे थे। अरुण चतुर्वेदी जी बीजेपी से और सीपी जोशी कांग्रेस से, घनश्याम तिवारी बीजेपी से। तो मेरा कहने का ये मतलब है, उस मंच पर बीजेपी और कांग्रेस के स्टेट लेवल के ब्राह्मण नेता थे
और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर ब्राह्मण समाज के हित में एक मंच पर खड़े। सीएम की भी मांग की। हाँ, सीएम की भी मांग। अभी बीच में ये बदल रहे थे ना, पायलट और गहलोत की लड़ाई जब हो रही थी ना, तो शायद बांसवाड़ा से स्टेटमेंट जारी हुआ था कि ब्राह्मण सीएम होगा, हम उसको समर्थन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आज अपन भी ब्राह्मण होते तो करते, उस वर्ग के होते करते। ये तो हुई ब्राह्मण वर्ग की बात, जिन्होंने राज्य स्तर पर एक मंच बनाया और हम राजनीतिक विचारधारा छोड़कर एक मंच पर हैं। अब बात करते हैं, अपन टीएसपी एरिया में रहते हैं, भील प्रदेश की मांग उठ रही है, आपने देखा। इस मांग में उस पेपर में लिखा हुआ है, मालविया जी, अर्जुन जी, कनकमल जी, कैलाश मीणा, रामलाल जी, रमीला खड़िया, बीटीपी के ये दो तो आगे ही चलते हैं उसमें, भील प्रदेश वाली मांग में। क्या आपको लगता है उस पेपर में जो लिखा हुआ, ये सभी भील प्रदेश के पक्ष में है, ठीक है, तीनों पार्टियां भील प्रदेश के पक्ष में है। क्या आप और हम आदिवासी होते तो भील प्रदेश के पक्ष में होते या नहीं होते? होते। कोई दिक्कत नहीं, वो उनके जगह सही है, ब्राह्मण उनकी जगह सही है। अब बात कर रहे हैं हमारी कमजोरी कहां है। हम लोग ओबीसी के होकर ओबीसी के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? हम लोग सोचते हैं अरे भाई साहब नाराज हो जाएंगे, अरे यार मालविया जी नाराज हो जाएंगे, अरे कनकमल जी नाराज हो जाएंगे। वो आप लोगों का सौदा कर रहे हैं, आपका अधिकार छीना जा रहा है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, ठोक बजा के साथ वोट दिला रहे हैं आपको ओबीसी के, ठोक बजा के हमको पद चाहिए, जिलाध्यक्ष ओबीसी का चाहिए, राज्यसभा में ओबीसी चाहिए। हम लोग सिर्फ दरिया उठाने के लिए नहीं है, हम लोगों को पद चाहिए, हम लोगों को संवैधानिक अधिकार चाहिए। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हम लोग आप लोगों से ये चाहते हैं कि कांग्रेस में भी रहिए, आप बीजेपी में भी रहिए, वहां रहकर ओबीसी के मुद्दों को उठाएं। भाई ओबीसी के लिए आरक्षण क्यों नहीं है, ओबीसी को राज्य में जो छूट मिल रही वो क्यों नहीं है, ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि आप में से ज्यादातर जो भी है ओबीसी की सीटों से जीते हैं और कुछ ओपन से भी जीते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जिस वर्ग से हो, क्योंकि जन्म और मृत्यु अपने वर्ग में होता है, अपनी जाति में होता है, और आप कांग्रेस और भाजपा में तो बाद में आए। 18 साल के होते तब अपन कांग्रेस भाजपा की तरफ रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले तो अपन अपनी जाति में रहते हैं, अपने वर्ग में होता है। ओबीसी का सर्टिफिकेट 18 साल से पहले बन जाता है, 18 साल के बाद में अपन कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है, आप कांग्रेस बीजेपी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे टीएसपी में हम लोग पार्षदों से ये चाहते हैं कि आपसे केवल 2 लेटर पैड हम चाह रहे हैं। और उस लेटर पैड पर हम क्या चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उस लेटर पैड पे, एक लेटर पैड पर आपको लैंग्वेज उपलब्ध कराएंगे, उसमें यह है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी से वो लेटर लिखा जाएगा उनको कि देश में ओबीसी की जातिगत जनगणना की जाए, और एक लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखा जाएगा जिसमें टीएसपी में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। मेरे ख्याल से आप सभी उस मुद्दे पर सहमत होंगे। और मैं चाहता हूं कि जब भी ओबीसी वर्ग की बात हो, अपनी राजनीतिक विचारधारा छोड़कर आप अपनी पार्टी में उस बात को आगे बढ़ो, ताकि आपको फायदा होगा। हमारा यह उद्देश्य है कि जब भी ओबीसी की बात होगी, मैं तो यही कहता हूं, जो ओबीसी की बात करे उसको वोट दो, कांग्रेस बीजेपी छोड़ दो। क्योंकि आपने बांसवाड़ा सभापति का भी चुनाव देखा है, वहां पर किसने किसको वोट दिया। आपने दूसरे वोट भी देखे, जैसे बीटीपी को वोट कौन देता है? आदिवासी देते हैं। किस नाम से देते हैं? आता આપણે આદિવાસીની પાર્ટી कहते हैं कि नहीं कहते? આપણે ओबीसी ने कई पार्टी में, આપણે अर्धा कांग्रेस में, अर्धा बीजेपी में, अर्धा पेला में, अर्धा पेला में। हम लोग बड़े भोले हैं, वास्तव में हम लोग भोले हैं। हम लोगों में धूर्तता नहीं है, हम लोगों में जो है सामने, लेकिन कुछ धूर्त लोग हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों में। और आप उनसे ये पूछे हमारी जनगणना क्यों नहीं हो रही। हमको यही है कि ओबीसी की जनगणना हो, टीएसपी में ओबीसी को आरक्षण मिले, और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना आरक्षण मिले, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी ने महत्वपूर्ण समय दिया, और मैं आपको चीजें कुछ ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, और आपके जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। और मैं मंच आदरणीय संचालक महोदय और नगर अध्यक्ष जी को हवाला करता हूं। आप सभी आए उसके लिए धन्यवाद। और 1167 पोस्ट जो काकरी डूंगरी वाला कांड था, उसको मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं, उसको फेसबुक पे हम लोग डालेंगे। तो 1167 जो पोस्ट थी वो वास्तव में देखा जाए ना, उसके लायक न एसटी था, न एससी था, न ओबीसी था, न जनरल था। क्योंकि वो पोस्ट जो थी वो ओपन पोस्ट थी, उसमें वही लोग जा सकते थे जो 60% से ऊपर वाले थे, किसी जनरल ओबीसी के भी नहीं थे, न एसटी एससी के थे। तो वो अनावश्यक रूप से उस चीज को हवा दी गई, जनरल ओबीसी और एसटी एससी में सब में लड़ाई की गई। लेकिन उस 1167 में
अगर राज्य में जो ओबीसी को छूट मिल रही है रीट में 5% की, वो यहाँ मिलती तो उन 1167 सीटों में से लगभग 250 से 300 सीटें ओबीसी के बच्चों को मिल सकती थी। अगर वो 5% जो जिसके लिए हम लोग अभी लड़ रहे हैं वो अगर होती ना तो 300 सीटें अपनी हो जाती, उसमें से 300 बच्चे नौकरी लगते, 300 परिवार आगे बढ़ते। ये बहुत बड़ा विषय है। हमें सरपंच नहीं बनना, हमें एमएलए भी नहीं बनना, पर हमें नौकरियों में आरक्षण चाहिए जो संवैधानिक प्रावधान है। आप सभी आए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैं तो वे मंच पर आए। श्री गोविंद जी गुजर, नरेंद्र जी मैडम उधर चले जाओ। मैडम भी आप भी खड़े। ये वार्ड नंबर 3 से हमारे आज के इस जनप्रतिनिधि में हमने हमारे सभी चाहे बीजेपी, कांग्रेस या मनोनीत हैं उन सभी ओबीसी पार्षद को यहाँ बुलाया है। मैं इस कड़ी में वार्ड नंबर 5 से सुरेश जी कलाल को निवेदन करूंगा कि वे भी आए, ताली जरूर बजाएं। वार्ड नंबर 6 से प्रहलाद सिंह जी राव अगर उपस्थित है तो आए। प्रहलाद सिंह जी राव, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मानित करें ताकि उनका हौसला बना रहे और हमारे वर्ग के लिए बिल्कुल तैयार रहे। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 11 से श्रीमती सोनिया जी वैष्णव अगर उपस्थित हो तो आए। सोनिया जी वैष्णव। वार्ड नंबर 15 से गोविंद सिंह जी सोनी। वार्ड नंबर 21 से श्रीमती दीपिका जी भावसार। कृष्णा बैंक से निवेदन है कि अपर्णा वाला हमने। कल्पेश जी सेवक, वार्ड नंबर 23 से कल्पेश जी सेवक। ठीक। सेवालाल जी कलाल, वार्ड नंबर 26 से। वार्ड नंबर 27 से अशोक जी शर्मा अगर उपस्थित है तो है। वार्ड नंबर 31 से जाहिद अहमद जी सिंधी। ताली बजाएं और अभिनंदन स्वागत करें। वार्ड नंबर 33 से समीर अहमद जी। वार्ड नंबर 36 से महेश जी देवी। वार्ड नंबर 44 से नीलेश जी सोनी। वार्ड नंबर 45 से राजेंद्र जी गहलोत। वार्ड नंबर 47 से संतोष जी दर्जी। कृष्णा बैंक से निवेदन है अभिनंदन करें। वार्ड नंबर 49 से पूनम चंद जी बाथम। वार्ड नंबर 50 से श्री धर्मेंद्र जी तेली। वार्ड नंबर 55 से नटवरलाल जी तेली। मैं निवेदन करना चाहूँगा नटवर भाई के बारे में कि आप न केवल पार्षद हैं बल्कि मानव सेवा और सेवा में भी अग्रणी रहे। मैं आपको बताऊँ एक वाक़या, कोरोना के वक्त में जब इस शहर में पहली कोरोना से मौत हुई थी मेरी बहन की, और उस समय प्रोटोकॉल था और उस समय इन्होंने पास में रहकर दाह संस्कार करवाया और अस्थियां भी विसर्जित गणेश में करवाई। बहुत बहुत साधुवाद की मात्रा है। इसी क्रम में राजेश जी पटेल, श्रीमती रंजीता जी श्रीमाल। कल्पेश जी का कॉल आया था मेरे पास कि आज जन्मदिन भी है, मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो किसी कार्यक्रम बस वैसे आने का उन्होंने पूरा कहा था कि मैं पहले आ जाऊँगा, कुछ लोग पार्टी के लोग उनके वहाँ आने रहे कार्यक्रम में, इसलिए। अधिकार मंच राजस्थान के आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मंचासीन सभी अतिथि
यहाँ पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण और सभी प्रबुद्ध नागरिक, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा ओबीसी अधिकार मंच का, जो हमारे ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। लेकिन मैं भाई नरेश जी से और पूरे मंच से सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी आंदोलन हो तो आंदोलन चार रास्तों से जरूर गुजरता है। सबसे पहले उपेक्षा होती है, उसके बाद उसका तिरस्कार होता है, फिर उसका प्रयास होता है और अंत में दमन भी होता है। और ये चीज कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रही है कि कहीं ना कहीं नरेश जी का भी ट्रांसफर भी हुआ, मतलब उस स्थिति तक हम पहुंच गए तो कहीं ना कहीं हम मतलब हमारे अधिकारियों के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इनका कि लगातार हमारे अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। और एक बात कहना चाहूंगा कि इनका जो लक्ष्य है, हमारा सबका लक्ष्य है, तो लक्ष्य तो एक बात कहते हैं ना, लक्ष्य है तो मंजिल है, मंजिल है तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो रुकावटें हैं, और रुकावटें हैं तो फिर अंत में हौसला है। रुकावटें तो हौसला भी है, और हौसला है तो फिर जीत हमारी होगी। एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारी जहां भी जरूरत पड़ेगी, आप जब कभी भी हमें बुलाएंगे, हम हमेशा आपके लिए तत्पर, हमेशा तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ओबीसी मंच राजस्थान, सम्मानीय मंच, हमारे पार्षद साथी, सभी पधारे हुए मेहमान, मैं आपके इस मंच से पूरी तरह सहमत हूँ। और खासकर हमारे भाई गुजर साहब ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में हमारे बच्चों को नौकरी में रिजर्वेशन ओबीसी का मिलना चाहिए। ये बात हम सरकार तक भी पहुँचेंगे। और अभी लेटेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शाम ओबीसी पदाधिकारी करीब 40 मिनट तक मंत्रारण की है। रिजल्ट क्या आया इसका अभी तक गुमार नहीं है, लेकिन हमारी कांग्रेस से भी चौधरी साहब वगैरह आए दिन अखबारों में इसमें चर्चा चल रही है ओबीसी की। और कल मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्पेशल मीटिंग लेकर इस तरह वहाँ पे जयपुर में कोई इसके हल के लिए, लेकिन उसका समाचार में कोई रिजल्ट क्या है इसका नहीं है, लेकिन इस पर मंत्रारण चल रही है। और मैं गुजर जी की इस बात से सहमत हूँ कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में हमारे बच्चों को ओबीसी का रिजर्वेशन मिले। जय हिंद, जय भारत। बड़ा सा गांधी जी को लेके बात करूंगी आपसे, उस जमाने की बात करूंगी कि तब कोई जाति नहीं थी और फिर भी मनुष्य आगे बढ़ा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हम अब लगे रहें, अपनी योग्यता को बढ़ाने में ही लगे रहेंगे तो अपने आप एक दिन कोई तो झुकेगा ही, और यही हमारा अधिकार का मूल हो जाएगा। और दूसरी बात कि गांधी जी ने ये भी कहा था कि हम अंग्रेजों से उन्होंने जो लड़ाई की, उस उन्होंने साध्य और साधन दोनों पवित्र रखे, और उसी के आधार पर उन्होंने लड़ाई की थी और उन्होंने अपने अधिकार को प्राप्त किया था। इसलिए हम अपने भी साध्य और साधन, अपने विचारों को तो खैर हर कोई अच्छा ही लगता है क्योंकि आगे बढ़ना है, तो अपनी योग्यता को इतना प्रसार करें वो कि वो उसको जरूरत ही नहीं पड़े सरकार की। एक बात और भी कहूँगी कि मैं रजनीश पढ़ती हूँ, खूब पढ़ा है मैंने, तो रजनीश की एक बात मुझे ये समझ में आई, हर व्यक्ति अपने आप में योग्य हो जाए तो नेताओं की कहाँ जरूरत पड़ती, नेताओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सब नेता अपने आप को नेता बनाना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे, जैसे आप सब आए हैं आगे, कोई रिजर्वेशन को लेके नहीं आए, अपनी योग्यता से तो आई हैं, तो ऐसे ही बढ़ते रहें समाज में, यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी। धन्यवाद। ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान, मंचा सिंह अतिथि हमारे जिला अध्यक्ष श्री महिपाल जी पाटीदार साहब, कृष्णाबेन जी, जिला नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी भावसार साहब, संयोजक हमारे डॉक्टर नरेश जी पटेल साहब, प्रवक्ता लोकेंद्र जी, डॉक्टर नरेश पटेल, और इस सभागार में सभी उपस्थित मेरे वडील अनुज, सभी भाई बहन, पार्षद गण और सम्मानित यहाँ पर हुई प्रतिभाएं, मुझे आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला। और इसका जो प्रयास किया गया है लक्ष्मीकांत जी और डॉक्टर नरेश जी पटेल ने, यहाँ एक मंच ओबीसी अधिकार मंच के बैनर के तले आप सब उपस्थित हुए। यहाँ हमारे गोफंड टीवी के डायरेक्टर साहब श्री जगन्नाथ जी भाई साहब, मीडिया प्रभारी, और यहाँ जो हमारे जो देश सेवा में जो फौजी भाई यहाँ पर
शिरकत की उन सभी का ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान बांसवाड़ा की तरफ से आप सबका हृदय से बहुत ही स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपने मैं एक छोटा सा समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं सारी बातें जो हमारे प्रवक्ता जी लक्ष्मीकांत